हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारा फोकस रहता है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। तो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया ईयू चेंजिंग डायमेंशंस। ठीक है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मतलब ईयू, इनके बीच के जो इंगेजमेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों इनका पार्टनरशिप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसमें कुछ देखिए टर्म्स हैं, जैसे जैसे आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे हम इन टर्म्स को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कहता है शेयर्ड वैल्यूज स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस, ये टर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, कोई भी जो दो कंट्रीज हैं, दो एंटिटीज हैं, वो तभी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने आती हैं जब या तो उनके पास शेयर्ड वैल्यूज हैं, है ना, नहीं तो स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस हैं, कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, इसमें इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है, इसमें इसी बात को दिखाया गया है कि क्या कौन कौन से शेयर्ड वैल्यूज हैं इंडिया एंड ईयू के बीच में, कौन कौन से स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहता है, सबसे पहले शुरू कैसे करता है, देखिए ट्रांस अटलांटिक रेलम long anchored by American leadership, finds itself adrift amidst US President डोनाल्ड ट्रम्प्स iconoclasm। इसको समझते हैं। देखिए ये जो टर्म है ट्रांस अटलांटिक रियल, ये है ना, इसका देखिए इसका क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है। अटलांटिक ओशन है, इसके बोथ साइड्स की कुछ कंट्रीज होंगी, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं ट्रांस अटलांटिक रियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांस अटलांटिक रियल में पहले क्या था, यूएस का दबदबा था, वर्चस्व था। जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो ट्रेड के लिए हो, डिफेंस के लिए हो, इस पर डिपेंडेंट थी, अभी भी डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं डोनाल्ड ट्रंप की उनके सेकंड सेशन में, जिससे कि जो कंट्रीज हैं ट्रांस अटलांटिक वाली, वो अब चाहती हैं कि टू डिक्रीज, टू रिड्यूस डिपेंडेंस, देयर डिपेंडेंस ऑन यूएस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या उन लोगों को बुरा लग रहा है। तो देखिए सबसे जो इसमें दो मुद्दा है, एक तो टैरिफ का मुद्दा है, हम जानते हैं डिफरेंट कंट्रीज पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। सेकंड जो मुद्दा है वो सबसे बहुत अभी गर्म चल रहा है, वो है नेटो। नेटो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए नेटो इसलिए कि ट्रंप जो है उन्होंने एक तरह का इंडिकेशन दिया है, मतलब उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नेटो में आ नहीं रहा। बार बार वो कहते हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो नेटो जो है, जैसा कि हम देखेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। नेटो में 32 मेंबर्स होते हैं, है ना। इसमें से 28 जो हैं, 28 वो यूरोपियन हैं, यूरोप से बिलोंग करते हैं। ओके, बाकी 4 ऑब्वियसली नॉन यूरोपियन, वो हमारे काम का चली नहीं है। तो ये जो 32 में से जो 28 यूरोप के मेंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रंप ये कहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो गया। अकॉर्डिंग टू ट्रंप, ये कोई स्टेटमेंट आइडियल नहीं है, ट्रंप ने ऐसा कहा है कि जो यूएस है और ये 28 मेंबर्स हैं यूरोप के, तो एट द कॉस्ट ऑफ यूएस के कॉस्ट पे हम क्या कर रहे हैं, इन कंट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ डिसेमिनेशन क्रिएट कर चुका है जो इन कंट्रीज के बीच में एंड यूएस के बीच में। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो देखिए एक लाइन दी गई है, देखिए वही यहाँ पे कहा जा रहा है स्केप्टिज्म टुवर्ड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक और देखिए टर्म है ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड व्यू। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड व्यू। इसका मतलब है कि लो एंड दो प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट। इसका मतलब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यूसेड एक संस्था है ना, जिसको कि ट्रंप ने शट कर दिया है। ये क्या करती थी भाई, तो ये डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करती थी। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम क्यों करें, है ना। इनका तो ट्रांजैक्शनल व्यू है कि हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो। ओके, ये सब काम मुझे नहीं करना है। चलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण मतलब कि जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब इसमें देखिए और एग्जांपल्स दिया है। कनाडा डिसएंटैंगलिंग इटसेल्फ फ्रॉम ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस। ठीक है, नाउ सीक्स डीपर इंटीग्रेशन विद यूरोप एंड इमर्जिंग पावर्स लाइक इंडिया। अब देखिए ये तो कनाडा एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूएस से अपना डिपेंडेंस हटा करके ईयू के तरफ या फिर अदर कंट्रीज की तरफ बढ़ाना चाह रही हैं। इंडिया भी इस चीज़ को देख रहा है, वो कैश करना चाह रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इससे हम डिफरेंट उन कंट्रीज़ के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है। तो इंडिया का देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल दो पर्सपेक्टिव है। एक तो है, यहाँ देखते हैं, एक तो है हमारा, हाँ, एक तो हमारा है चाइनाज इंक्रीजिंग डोमिनेंस, है ना, इन इंडो पैसिफिक। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है, एक तो पहला है कि चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व जो है वो हमारे लिए सही नहीं है जियोपॉलिटिकली, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो यूएस चाइना देख के जो राइवलरी है ना, इससे अगेन एक बाईपोलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मतलब ये है कि कोल्ड वॉर से पहले तक क्या था, एक तरफ यूएसए है, फिर यूएसएसआर है, तो इंडिया ने क्या किया था, नैम, नॉन अलाइनमेंट, हम ना इससे जुड़ेंगे ना इससे जुड़ेंगे, ये इंडिया का स्टेटस था। अब देखिए जो बदलता हुआ समय है, देखिए अब क्या हो रहा है कि फिर से यूएस चाइना जो राइवलरी हो रही है, इससे फिर से दो पोल्स डेवलप कर रहे हैं, एक यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो इंडिया का ये पर्सपेक्टिव है कि इसको हम बाईपोलर ना रखते हुए मल्टीपोलर करें, मल्टीपोलर इक्वालिटी। इसका मतलब है कि डिफरेंट, जैसे कि इंडिया, जैसे एशिया है उसमें कुछ कंट्रीज हैं, यूरोप है उसमें कुछ कंट्रीज हैं, तो हर एक सेक्शन का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस हो। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, उन पे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का डिपेंडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी छिन जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे देखिए टर्म एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखे दिए गए हैं। फ्रांस है, बर्लिन मतलब ये कैपिटल किसका है, जर्मनी का। वार्सो ये किसका कैपिटल है, पोलैंड का। ब्रसल्स इसका कैपिटल है, बेल्जियम, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, रिकैलिब्रेशन फॉर मिलिट्री स्पेंडिंग। और देखिए वीमार्स ट्रायंगल हमने देख रखा है, ये भी क्या कर रहा है, री इन्वेंशन। देखिए यही इसमें हमने भी समझा है कि जो ये यूएस से अपना डिपेंडेंस हटा करके डिफरेंट पार्टनर से खोजना कि किसके हेल्प से, किस कंट्री की हेल्प से क्या कर सकें, मिलिट्री में जो स्पेंडिंग करनी है तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो ये पार्टनर्स खोज रहे हैं। इंडिया क्या कर रही है, इंडिया इस सिचुएशन को कैश करने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, इन कंट्रीज से इंगेजमेंट अपना बढ़ा सकें, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यही है। अब देखिए यहाँ आता है ना मल्टी अलाइनमेंट, इसमें क्या कह रहा है, हाँ यहाँ देखिए इस लाइन को हम समझते हैं, इंडियाज एक्सटर्नल एंगेजमेंट लॉन्ग कैरेक्टराइज्ड बाय प्रूडेंस एंड नॉन अलाइनमेंट इज मोर्फिक इनटू अ मोर असर्टिव पोस्चर ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, आगे देखिए। यहाँ तो बाई पोलर राइवलरी की बात करी गई बिटवीन चाइना एंड यूएस। तो इंडिया और यूरोप ये दोनों चाहते हैं कॉमन कॉज इन चैंपियनिंग अ मल्टी पोलर ऑर्डर, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बात की थी, कुछ तो स्ट्रैटेजिक मजबूरियां होती हैं जिससे कि दो कंट्रीज साथ में आते हैं, कुछ शेयर्ड वैल्यूज होते हैं। तो इंडिया एंड यूरोप इन दोनों का गोल क्या है कि जो बाईपोलर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यूएस एंड चाइना के कारण, उसको हम कन्वर्ट करें किसमें, मल्टीपोलर ऑर्डर में। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए एक शेयर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए, देखिए पाकिस्तान इनेबलिंग इस्लामिस्ट टेररिज्म, सॉरी एक्सट्रीमिज्म, एन इशू दैट हैज स्कार्ड बोथ साइड्स। इसमें ये कह रहा है कि इंडिया एंड यूरोप दोनों ही इसको एज अ इशू डिक्लेयर करते हैं, इसको मानते हैं। तो ये भी एक कॉमन कॉज हो सकता है जिसको लेकर के हम साथ में आ सकें। देखिए एक तीसरा कॉमन कॉज देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये लाइन देखिएगा, इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत, यूरोप अंडर रीआर्म मिशन, जो भी इसका है स्कोप क्या है, को डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इंडिया भी चाह रही है, यूरोप भी चाह रहा है कि हम लोग को टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें विदाउट बीइंग ओवर डिपेंडेंट ऑन यूएस, ठीक है। तो इंडिया के पास भी मौका है, उसके पास भी मौका है, वही इसमें बताया जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ देखिए तो इंडिया कर कैसे रहा है, यहाँ देखिए कर कैसे रहा है। तो एक तो इंस्टीट्यूशनली है, दूसरा है बायलैटरली। इसका मतलब है इंडिया दो स्तर पे काम कर रहा है। पहला कौन सा लेवल है, इंस्टीट्यूशनली, मतलब है कि इंडिया
एक तो पहला देखिए ये कर रहा है कि ईयू को एज अ ब्लॉक मान करके इसके साथ बढ़ा रहा है एंगेजमेंट। दूसरा क्या कर रहा है देखिए बाइलेटरली, इसका मतलब है जो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, है ना, इनके साथ ये सेपरेटली बाइलेटरली इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको समझ गए हम। अब देखिए तो ईयू को एज अ ब्लॉक, है ना, ईयू जो है उसके साथ कैसे भारत इंगेज कर रहा है, तो देखिए एक इसमें सब यहाँ पे देखिए आप देखेंगे इंडिया ईयू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, इसको समझते हैं हम। यहाँ देखिए इंडिया ईयू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FTA। क्या है ये? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था 2007 में। ठीक है, इंडिया एंड ईयू के बीच में शुरू करा गया था कि ऐसा हो जाए, इसको ये स्टार्ट किया गया। 2013 में क्या कर दिया गया, इसको पॉज कर दिया गया। ठीक है, रोक दिया गया। फिर से ये रिवाइव हुआ है 2022 में, रिवाइव किया गया इसको। इसमें करना क्या है बेसिकली, तो जैसे कि टैरिफ को थोड़ा सा कम करो दोनों साइड से, रेगुलेशंस को ईज करना, सर्विसेज को लिबरलाइज करना, ये सब है। तो इंडिया क्या ट्राई कर रहा है, तो ऐसा, हाँ, अभी ऐसा कहा भी जा रहा है कि 2026 तक इसमें कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, हाँ, एक और टर्म हमको डिस्कस करना था, वो है मल्टी अलाइनमेंट। तो देखिए इसमें कहा गया ना कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट से हटके कहाँ जा रहा है, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए नॉन अलाइनमेंट यहाँ है, मल्टी अलाइनमेंट यहाँ है, दिख रहा होगा। हाँ, ये है, ये 1960s की बात है, 1961 आई थिंक, जब नैम का गठन होता है। ठीक ना, इसमें क्या था, इसमें ये था कि हम ना तो ये जो कोल्ड वार से पहले की बात है, प्री कोल्ड वार कह सकते हैं इसको हम, इसमें US एंड USSR, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ये क्या है, 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है मल्टी अलाइनमेंट। इसमें क्या है, पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार है, पोस्ट कोल्ड, हाँ, इसमें इसमें क्या कहता है देखिए, इसमें है कि मल्टी पोलैरिटी की का कॉन्सेप्ट है, मल्टी पोलैरिटी। इसमें बेसिकली क्या आते हैं, US ऑब्वियसली आएगा ही, रशिया भी आएगा ही, है ना, यूरोपियन यूनियन एंड एशिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टी पोलैरिटी का है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इंडिया जो है वो कैसे शिफ्ट, देखिए इंडिया का शिफ्ट कैसे हो रहा है। तो मल्टी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, समझते हैं इसको। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एज अ कंट्री वी आर अलाइनिंग विद different competing powers without being obligated। इसका मतलब क्या है, जैसे कि US है, चाइना है, रशिया है, हम लोग का इन सबसे एक तरह का संबंध है। तो हम क्या करेंगे, बीइंग अ कंट्री डिफरेंट, जो कंपीटिंग पावर, जो राइवल्स हैं, उनसे हमारा एंगेजमेंट होगा, बट हम अपने डिसीजंस के जब लेंगे तो हमको उन जैसे कि US का चाइना से क्या रिलेशन, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए चीज़ें को करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में देखिए इतना ही है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है टू स्टेट रियलिटी। ये एक्चुअली डिस्कस कर रहा है इसमें इजराइल एंड पैलेस्टीन के बारे में, है ना। तो हम इसमें जो हमारे लिए बेसिक जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, बाकी जो इसमें जो ऑथर है इस आर्टिकल का, उसके जो व्यूज़ हैं उसको हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हैं बायस्ड टुवार्ड्स पैलेस्तीन है, जिसको अपने आंसर में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको डिस्कस करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए बस फैक्ट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहता है, यहाँ देखिए
UNGA रेजोल्यूशन नंबर 181, ये क्या है, इसको कहते हैं हम पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम 81 वाले, सॉरी 181 वाले को पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन। ये एसेंस ऑफ द टू स्टेट रेजोल्यूशन लाइज विद इन इट। इसी पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो टू स्टेट थियरी को लॉन्च किया गया, कह सकते हैं हम। इसको पास किया गया 1947 में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए कहता है ऑस्लो अकॉर्ड्स है 1990s, इसमें पैलेस्तीन ने साइन किया था। ठीक है, इसको कहता है कि टू स्टैब्लिश्ड, हाँ, जस्ट 22% जो टोटल लैंड एरिया है ना, उसका 22% किसको मिला, पैलेस्तीन को मिला। ये बेसिक्स है, इसमें जो व्यूज़ दिए गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये उनका अपना व्यूज़ है जो काफ़ी बायस्ड है पैलेस्टीन की तरफ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, देखिए बेसिकली ये जो है ना गाज़ा वाला एरिया, कि वेस्ट बैंक वाला एरिया, यही दो एरिया जो किसके हैं, पैलेस्टीन के हैं। ठीक है, ये तो डोमिनेटेड बाई हमास, हम जानते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही जानना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ देखिए कहता है वाई इज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लैगिंग बिहाइंड। ये हमारा टाइटल है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, यहाँ देखिए इसमें जो जिस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट और डिमांड, इसके बीच में रिलेशन क्या है, इसको डिस्कस किया गया है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से ऑब्वियसली। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सिंपल टर्म है। इन्वेस्टमेंट जो है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा, FDI भी आएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है, कह सकते हैं कि इट्स अ सबसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वैसे इन्वेस्टमेंट्स जो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा, जैसे जो R&D में हम खर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया, एम्प्लॉय के मतलब कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करा रही है, वो हो गया। ठीक है, हम किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, वो हो गया। फिर से और भी एग्जांपल्स हैं इसके, हम मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी है। तो हम इन्वेस्ट इसी पर्पज से करते हैं कि सिर्फ हमको उससे प्रॉफिट आए। बट गवर्नमेंट जैसे क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसे पार्क्स बना रही है, सोशल काम कर रही है, तो वो अलग चीज़ है। ये बेसिकली क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पज से इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसमें कुछ देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम पहले समझ लेते हैं ताकि आर्टिकल को समझने में आसानी हो। हाँ, यहाँ देखिए पहले है IIP क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रियल सॉरी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ये नीचे में। IIP का मतलब है, इसको IIP फुल फॉर्म देख लिया हमने। ये रिलीज करी जाती है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसके अंदर आती है ये, CSO अंडर किसके अंदर आती है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, MOSPI हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका ये ही है क्या, तो बेसिकली ये इंडेक्स है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा कंपोनेंट यही होता है। ये इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है इसका 2011-12। ओके, हाँ, तो IIP क्या करता है ना, ये जो है बेसिकली ये दर्शाता है हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है डिफरेंट सेक्टर्स में, आउटपुट क्या है उसका। IIP क्या दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट किया, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेशन के जैसा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, यहाँ देखिए ये है GFCF। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। GFCF इसका मतलब होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है देखिए,
नाम से लग रहा है फिक्स्ड कैपिटल, है ना। फिक्स्ड कैपिटल इसका मतलब है हम ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो कि लॉन्ग, हाँ इसका मतलब होता है ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी दे हमें। प्रोडक्टिविटी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बिल्डिंग्स है, और कह सकते हैं हम हाँ असेट बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें क्या नहीं आएगा ये देखते हैं, इसमें क्या नहीं आता है ना। डज नॉट इंक्लूड, GFCF डज नॉट इंक्लूड, इसमें जो नहीं आता है वो है देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल्स पे हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएगा। अगर हम किसी फाइनेंशियल एसेट में जैसे कि शेयर बॉन्ड वगैरह उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें नहीं आएगा। हाउस होल्ड कंजम, हाँ इसमें सॉरी कंजम्पशन, कंजम्पशन इसमें नहीं आएगा। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, GFCF का फॉर्मूला होता है हमने जो नए इन्वेस्टमेंट किए, नया इन्वेस्टमेंट किए किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, प्लस हमने जो इम्प्रूवमेंट किए मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसमें कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं वो, माइनस डिस्पोजेबल्स जो हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये GFCF जो है ना, ये बेसिकली जो अभी हमने ऊपर टर्म देखा है कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, इसको ये मेजर करता है, ठीक है। क्योंकि GFCF के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से ये एक है, GFCF के जो कंपोनेंट्स हैं कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन फिक्स्ड एसेट्स। ये है ये इसका मतलब वो है कीवर्ड है फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए यहाँ आते हैं फिर से अपने आर्टिकल पे हम आते हैं, यहाँ देखिए एक देखिए टर्म है कैपेक्स, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आर्टिकल को समझने में हमें आसानी हो। कैपेक्स का मतलब होता है फंड्स या तो स्पेंट बाय या फिर एलोकेटेड, है ना, बाय गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए, तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए, है ना, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ठीक है। तो कैपेक्स इसको कहते हैं हम। एक होता है देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें एक और टर्म है कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो लगाया जाता है कंपनीज के नेट इनकम या प्रॉफिट के ऊपर, ये कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब हम अच्छे से इसको समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए कहता है इंडिया इज गोइंग थ्रू रॉकी टेरेन एज फार एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट आर कंसर्न। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा है कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। देखिए IIP क्या बताता है, IIP क्या बताता है कि जब हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल चूंकि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लैग कर रहा है ना, इसलिए जो है वो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है हमारा वो भी कम हो रहा है। तो चूंकि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट लैग कर रहा है इसलिए हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी जो हमारी अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था, उससे वो कम हो रहा है। ओके, इसको डिस्कस किया गया है। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है ये किससे पता चलेगा हमें, IIP से। जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है इसको मेजर कौन करता है, तो GFCF से पता चलेगा, ये GFCF, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कहता है गवर्नमेंट सरकार ने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया, तो गवर्नमेंट के ट्राई करने के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है गवर्नमेंट ने क्या क्या किया,
तो ये हमको हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, प्रीलिम्स से पूछता भी ऐसा है, आपको ऑप्शंस दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करने से जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, वो देखें, वो उस पर हम देखते हैं। देखिए, कहता है गवर्नमेंट ने क्या किया। पहला पहला उसने किया कॉर्पोरेट टैक्स कट, है ना। अभी हम देखा हमने, ये क्या होता है, जो नेट इनकम है, जो प्रॉफिट है कंपनीज का, उन पे लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को कट करते हैं तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, तो उसको वो इन्वेस्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, अब कहता है कैपेक्स पुश। गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद से अपने स्तर से भी फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट किया, पैसों को अलोकेट किया, बट तब भी जो मनचाहा रिजल्ट है वो नहीं आ पाया। ओके, हाँ जी, हाँ देखिए, प्राइवेट सेक्टर जीएफसीएफ इन मशीनरी इक्विपमेंट इंटेलेक्चुअल। अब देखिए यहाँ पे एक कारण बता रहा है इसका, वन रीजन क्या है इसका, कि जीएफसीएफ हमने क्या देखा अभी, ग्रॉस फिक्स्ड, इसमें क्या है, जो फिक्स्ड असेट्स हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो फिक्स्ड असेट होते हैं इनमें हम पैसा लगाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जीएफसीएफ इन मशीनरी इक्विपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो हैज ग्रोन कुमुलेटिवली ओनली बाई 35%। इसमें कह रहा है कि चूंकि प्राइवेट सेक्टर का जो जीएफसीएफ है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड असेट्स में, उसने क्या किया है, जितना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए उतना उसने नहीं किया है। ठीक है, अब क्यों नहीं किया है देखते हैं। हमारे लिए देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए यहाँ से आता है। ओके, इनमें दो इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका एक आर्गुमेंट दिया हुआ है, उससे हम समझेंगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ता है पैसा होने के बावजूद भी। देखिए, इसमें कहता है, एक मार्क्सिस्ट, नाम छोड़िए, ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखिए। इसमें कहता है देखिए कि हम एक कैपिटलिस्ट हैं, मेरे पास पैसा है, हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो हम चाहे तो पूरा पैसा लगा दें या कम पैसा लगा दें। तो ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करता है कि हम इतना ही पैसा लगाएं, है ना, ज़्यादा पैसा ना लगाएं। ओके, वही यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज द लिमिट टू इन्वेस्टमेंट, वाई कैन दे नॉट इन्वेस्ट एनी अमाउंट दे लाइक, वाई शुड देयर बी ए प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ऑल। कहता है कि पैसा तो है हमारे पास, है ना, तब भी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, आखिरकार क्या कारण है। देखिए, यहाँ पे कहता है, इट इज ट्रू दैट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू प्रॉफिट्स, इट डज नॉट मीन दैट एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल नेसेसरीली बी अंडरटेकन। कहता है कि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि जो भी पैसा मन करे लगा दें और प्रॉफिट को पा जाए। ठीक है, पहला कारण देखिए इसमें क्या कहता है, इफ द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर to collectively decide to invest, they would all be generating markets for each other। इसमें कहता है जो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर मिलजुल के फैसला करना होता उन लोगों को, सपोज करिए एक सेक्टर है, एक सेक्टर है जो आपका बिल्डिंग बना रहा है, एक सेक्टर है जो आपका अक्वायर करने का काम करे कंपनीज को, तो ये लोग इस तरह से सिंक करते हैं अपने आप को कि एक का डिमांड एक का सप्लाई दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर लेता, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो कौन बनाता है, इंडिविजुअल फर्म्स बनाते हैं, पूरा होल सेक्टर मिलकर नहीं बनाता है, जिसकी कंपनी है वो डिसाइड करता है। ठीक है, उनका डिसीजन किससे ड्राइव होता है, ओन असेसमेंट ऑफ डिमांड। देखिए, डिमांड अगर कंपनी को लगता है कि इसमें हम जो चीज़ बना रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है तो उसको लगाएगा, अगर उसको लगता है कि ये पैसा लगाना वेस्ट है इसमें तो नहीं लगाएगा। वही इसमें कह रहा है कि डिमांड पे इन्वेस्टमेंट हो वो डिपेंड करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द गुड्स। ठीक है, अब कहता है अदर फैक्टर्स बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसमें वही कह रहा है कि एक तो देखिए बेसिकली क्या है कि डिमांड होना चाहिए, डिमांड जितना रहेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा है पैसा, पैसा भी होना चाहिए, या तो खुद का पैसा हो रिटेन प्रॉफिट, नहीं तो हमने उधार लिया है, कुछ भी किया है। ठीक है, अब देखिए, गवर्नमेंट अज्यूम्ड दैट टैक्स कट्स एंड हायर पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वुड पिकअप। गवर्नमेंट को लगा कि भाई टैक्स हम कट करेंगे तो पैसा ज़्यादा बचेगा कंपनी के पास, तो वो इन्वेस्ट करेगी, बट दे हैव परहैप्स रेड द प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कैजुअलिटी रॉन्ग। बट गवर्नमेंट ने गलती कहाँ करी, देखिए यहाँ पे कहता है कि इन्वेस्टमेंट विल फॉलो इफ देयर इज अ रिवाइवल। अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी सुधार चल रहा है
तो इन्वेस्टमेंट उसको फॉलो करेगा, मगर इट कैन नॉट लीड टू द रिवाइवल। इन्वेस्टमेंट अकेले खुद से हम पैसा लगाएंगे तो मेरा इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर जाएगा, ओके। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा चीज मैटर करता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट विल फॉलो इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट विल फॉलो इफ देयर इज अ रिवाइवल, बट इट कैन नॉट लीड द रिवाइवल अंडर द कंडीशंस ऑफ स्लो डाउन, ओके। इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट बी मेड फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का हमको मन कर रहा है इसलिए नहीं, कुछ हमें मोटिवेशन चाहिए उसके लिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स एक्सोजेनस स्टिमुली, एक मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। वो मोटिवेशन क्या क्या है, देखिए दो सोर्सेज दिए गए हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सटर्नल मार्केट्स है। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे कह रहा है देखिए, विद अ स्लोइंग ग्लोबल डिमांड which is perhaps going to worsen this reciprocal tariff regime under डोनाल्ड ट्रंप। ये तो एक बता रहा है कि ठीक है, अब एक तो ऐसे ही मार्केट स्लो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें टैरिफ लग जा रहा है, तो लोगों का मोटिवेशन और कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स की बात देखिए, यहाँ पे क्या करी गई, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है जीडीपी। जीडीपी को हम इनकम मेथड से भी मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड में क्या है, वेज एंड प्रॉफिट। वेज किसका है, अगर हम काम कर रहे हैं, लेबरर है, मेरे को वेज मिलेगा, इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट्स मिलेगा मेरे को। दूसरा क्या है इसका, एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए क्या है, वर्कर्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो उसमें मतलब बताया गया है कि डिफरेंट जो अप्रोचेज हैं वो इक्वल है। हाँ, जीडीपी को या तो हम इस मेथड से मेजर करें या इस मेथड से मेजर करें, उसका वैल्यू इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इस आर्टिकल में यही था, बताने की कोशिश की गई है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर ऐसी पॉलिसीज ला रही है कि उन्होंने टैक्स कट किया, कैपेक्स पुश किया, तो उससे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा आएगा कंपनीज के पास तो वो इन्वेस्ट करेंगी, नहीं। इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मोटिवेशन। मोटिवेशन या तो अब डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, नहीं तो जैसे कि बाहर के मार्केट में डिमांड ज़्यादा है या अपने डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। इसमें वही कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के रिवाइवल को नहीं लीड करता है, इन्वेस्टमेंट एक पार्ट है। इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे, अगर इकोनॉमी सुधर रही है, धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलता जाता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, ठीक है। देखिए ये टॉपिक हमारा है स्किल गैप एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा, आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी, उसमें भी आया था कि किस तरह से स्किल गैप जो है वो एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। बट इस आर्टिकल में इसको विमेन के संबंध में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे हम। देखिए हमने कल देखा था कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स वैसा ग्रुप है जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन, सॉरी ठीक से दिख नहीं रहा, एक सेकंड। लेबर फोर्स क्या होता है जिसमें 15 to 59, ये क्या है, भारत का जो वर्किंग एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, वो इतना ही है। इसमें से जो कुछ लोग होंगे वो जॉब सीख कर रहे हैं, है ना, उनको जॉब चाहिए, फाइंडिंग या सीकिंग जॉब। इसमें अनएम्प्लॉयड भी होंगे, एम्प्लॉयड भी होंगे। अगर नौकरी मिल गई हमें तो हम एम्प्लॉयड हो गए, नहीं मिली अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स जो है वो इसको दोनों को कंटेन करता है, ओके। अब आते हैं LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या होता है कि टोटल जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन हो गया हमारा इंटू 100, इसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। देखिए इस आर्टिकल में स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, यहाँ देखिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इसको मनाते हैं हम जुलाई 15 को, ठीक है। इसमें कहते हैं कि इंडस्ट्री इज लूजिंग आउट बाय नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टेम करियर्स फॉर इंडियाज वुमेन। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि इंडियन वुमेन नहीं उतना ठीक से काम कर पा रही हैं, बट इसमें फोकस किया गया है कि स्टेम करियर। स्टेम क्या होता है, देखिए स्टेम क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। स्टेम बेसिकली साइंटिफिक क्षेत्र में, जैसे इसमें कहने की कोशिश ये करी गई है कि हम प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं महिलाओं को स्टेम जो है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इससे जोड़ने का, जिससे कि सर्टेन तबका महिलाओं का एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं
इसलिए पहले बताया गया, ये हमने देख लिया है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब है, 15 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इंडिया फेसेस अ क्रिटिकल पैराडॉक्स। कैसा भाई, क्या है पैराडॉक्स? 43% ऑफ इंडिया स्टेम ग्रेजुएट्स जो है क्या वुमेन है। इंडिया में जो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें 43% के महिलाएं हैं। हाईएस्ट प्रपोर्शन अमॉन्ग मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली, येट women represent only 27% ऑफ स्टेम वर्कफोर्स। भाई ग्रेजुएशन तो इतने लोग कर रहे हैं, इतनी महिलाएं कर रही हैं, लेकिन जो काम कर रही हैं वो इतनी है। इसका मतलब कुछ तो गैप है, कुछ तो कमी है हमारे सिस्टम में। देखिए अब यहाँ पे ये तो एक अलग एस्पेक्ट है, इसको आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे बात करी गई है ओवरऑल वुमेन के एस्पेक्ट की। देखिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 23-24, इंडियाज ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमने देखा है क्या होता है, हैज़ रिजन टू, इतना बढ़ के इतना हो गया है 41.7%। मीनिंगफुल जंप कह सकते हैं इसको, हाउएवर मतलब बट इंक्रीज इज शार्पर फॉर रूरल वुमेन। कहता है कि इंक्रीमेंट ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, तो गांव वाले क्षेत्र में हुआ है देन इन अर्बन एरिया। अब यहाँ देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वो काम करना चाहती हैं, काम खोज रही हैं। तो इसमें जो हमारा रेट बढ़ा है वो गांव के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा है। तो गांव में देखिए क्या कर सकती हैं महिलाएं। अब जैसे कि जो महिलाएं कृषि में इंगेज्ड हैं, जो हाउस होल्ड मेड्स हैं, उनको भी तो इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ ये इंक्रीज करने से नहीं होगा कि भाई लेबर फोर्स रेट बढ़ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा महिला नौकरी खोज रही है। उनको चाहिए कि मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, ढंग का काम मिले, ये ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए यूनेस्को, ये देखिए यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स 2021, ये एक रिपोर्ट आई थी। ओनली 31.5% ऑफ रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड आर वुमेन। ठीक है, समझ में आ गया है। दिस एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप रिफ्लेक्ट सिस्टमिक बैरियर्स। अब देखिए इसको देखेंगे हम, सिस्टमिक बैरियर्स क्या होता है। तो देखिए एक तो बैरियर्स है प्रेजुडिस का, वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है, जैसे नहीं कि हम सोचते हैं कि कुछ काम ऐसा है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, पुरुष ही कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम प्रेजुडिस। सिस्टमिक बैरियर्स का मतलब होता है जैसे महिला है, उसको वो कहीं काम करना चाहती है लेकिन उसको पता है कि अगर वो चाइल्ड कैरी कर रही है ना, चाइल्ड कैरी कर रही है, प्रेग्नेंट है, तो उसको या तो कंपनी से निकाल दिया जाएगा या फिर उसको जॉब छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई फैसिलिटी उस कंपनी में नहीं है कि वो अपने प्रेगनेंसी अपने बच्चे के साथ साथ वो काम कर सके। अदर जैसे क्या है, अदर एग्जांपल्स क्या है इसके, जैसे कि देखिए इन्वायरमेंट एक होता है ना, कि जैसे कि बहुत जगह ऐसा आप देखिएगा कि एक ऐसा फील कराया जाता है अनवांटेड जैसा, कहीं पे टीज किया जाता है, ये हो गया। सेकंड चीज़ देखिए क्या होती है, हाँ जैसे कि सेफ्टी, बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी ऐसी होती है कि जो वीमेन लेट नाइट काम कर रही है ना, उनके लिए वो कैब की व्यवस्था करती है, या फिर हाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे ये सब नहीं है वहाँ महिलाएं काम करने से बचती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं। और ये सारी सुविधाएं जो हमने सिस्टमिक बैरियर्स की बात करी है, तो ये मतलब ऐसी सुविधाएं जो हैं वो बहुत ही कम कंपनीज में देखने को मिलती हैं। तो सिस्टमिक बैरियर्स क्या हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, है ना, सेफ्टी की कमी, सिक्योरिटी की कमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए वर्ल्ड बैंक सजेस्ट करता है अचीविंग अ 50% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुड एलिवेट जीडीपी ग्रोथ बाय 1%। कहता है कि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो अगर हम 50% फीमेल वर्कफोर्स को पार्टिसिपेट कराते हैं, अगर वो काम में लगती हैं, है ना, तो ये जीडीपी को हमारे कम से कम 1% तो बढ़ा ही देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इनिशिएटिव्स बताए गए कैसे, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि विमेन को हम स्टेम से जोड़ें, स्टेम वाइज साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, कैसे जोड़ें जिससे कि उनको एक अच्छा मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, अच्छे स्तर का जॉब मिल सकता है। यहाँ देखिए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है, इसमें है कि हायर रिटेंशन, ऐसी व्यवस्था करी गई है कि जो महिलाएं हैं ना उनको छोड़ के जाना ना पड़े। जैसे स्कूल्स में क्या किया गया, टॉयलेट की सुविधा है, एक एरिया वैसा होता है यहाँ पे गंदगी है या फिर सुनसान रास्ता है, उसको आप ठीक करवाओ। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान दी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन विद स्किल। हाँ यहाँ पे कल भी डिस्कस किया हमने कि पढ़ाई के साथ साथ जो अभी मार्केट में स्किल्स की ज़रूरत है उसको भी आप स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर रहे हो। ठीक है, ताकि पढ़ने के बाद स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहता है, ये तो हमने कल भी देखा है, रिवाइटलाइजिंग आईटीआईज वगैरह,
एक्सपेंडिंग वोकेशनल स्किलिंग। ओके, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए बजट 25-26 जो रिसेंट बजट है हमारा, उसमें इंट्रोड्यूस टर्म लोन्स फॉर वीमेन, न्यू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्किलिंग। ओके, अब यहाँ देखिए, हाँ, अब जैसे कुछ स्कीम्स हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उस पर फोकस करती हैं कि किस प्रकार लोगों को हम स्किल इम्पार्ट कर सकें, जिससे कि उनको जॉब ढूंढने में आसानी हो, जिनसे कि उनको एक ढंग के स्तर का जॉब मिल सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है इंडस्ट्री एज अ मिसिंग लिंक। तो इसमें हमने कल भी देखा है कि इंडस्ट्री अगर चाहे वो क्या कर सकती है। तो अगर हमारी कोई संस्था है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, वो अगर टाई अप कर ले इंडस्ट्रीज से, तो वो कर सकती है कि वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करा सकती है, वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कराए, या फिर आके थोड़ा सा एक सेमिनार सेशन कराए जिसमें बताए वो कि भाई ये चीज़ें अभी चल रही हैं, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा जो अपना रोल है वो बढ़ाना पड़ेगा, एक तो इस तरह से टाई अप करके संस्थाओं के साथ, दूसरा ऐसी व्यवस्था करके जैसे कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिक जो उनको काम करने में आसानी हो। हमने बात की थी ना सिस्टमिक बैरियर्स की, तो वो जो रुकावटें हैं उनको हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए, इक्वल पैसा मिले उन लोगों को, वीमेन को। और अगर वो प्रेग्नेंट हैं, बच्चा है उनका, तो उसके लिए क्या कहते हैं उसको, क्रेश फैसिलिटी वो रखी जाए कि वो काम करने के साथ साथ अपनी अदर जिम्मेदारियों को भी उठा सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला आर्टिकल। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगेन इन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टू अनइक्वल इसका नाम दिया गया है। तो इस आर्टिकल में देखिए डिस्कस किया गया है इंडिया के रिस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में जो भी कंजम्पशन बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है, इनकम बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं और क्या क्या इसके रीजंस हैं। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले करता क्या है, ये न्यूज़ आई थी, यहाँ देखिए स्टार्ट है, द फैक्ट्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगस, कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन इंडिया एज मेजर्ड बाय गिनी इंडेक्स वाज लोएस्ट। गिनी इंडेक्स हम देखते हैं क्या होता है, गिनी इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो इसमें कहा गया था कि इंडिया का इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन वो लोएस्ट है, वर्ल्ड में लोएस्ट है 22-23 में। हाउएवर इस पे जो डिबेट शुरू हो गया, हमको उस डिबेट से मतलब नहीं है, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा, बट देखिए रिपोर्ट क्या आई थी गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि भारत का जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, वो दुनिया में सबसे कम है। ओके, सबसे कम है। अब यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा, इधर देखिए, देखिए, तो गिनी इंडेक्स जो होता है ना, वो बेसिकली इनकम एंड कंजम्पशन दोनों के बेस्ड इनइक्वालिटी को मेजर करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही किया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ, Inequality has always been discussed in terms of either distribution of consumption or of income। अभी बात की हमने, देखिए इसमें कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लॉड, इम्परफेक्ट, इम्प्रिसाइज। अब देखिए होता क्या है कि डेटा तो भैया आप ले रहे हो कंट्रीज से ही ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो दिया गया है वो एकदम परफेक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आप निकाल सकते हो, नहीं। वर्ल्ड बैंक हैज़ लेबर्ड टू कंस्ट्रक्ट पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड पॉवर्टी इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म। देखिए कंट्री वाइज अगर हम देखें ना, तो डाटा फ्लॉड भी हो सकता है, सर्वे फ्लॉड भी हो सकता है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक नया प्लेटफॉर्म निकाला, पॉवर्टी इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म, पिप कहते हैं इसको, विच प्रोवाइड्स डेटा फॉर ऑल ऑफिशियल कंजम्पशन एंड इनकम सर्वेज इन द वर्ल्ड। एकदम ठीक है, पिप क्या करता है, दुनिया के स्तर पे कंजम्पशन बेस्ड और ये इनकम बेस्ड सर्वे को करता है। चलिए, नाम क्या है, पॉवर्टी इनइक्वालिटी प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये, हाँ, इसमें कहता है 167 कंट्रीज हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 1963 टू 2024, ये इसका ईयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा उसने निकाल रखा है। इसको हम कहते हैं ओनली ऑफिशियल सोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट्स प्रोवाइड यूनिट लेवल डेटा। अब ये जो डेटा वर्ल्ड बैंक निकालता है खुद से तो निकालेगा नहीं, इसमें भी जो गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने डेटा को उसको देती हैं, वर्ल्ड बैंक उसको एनालाइज करता है, ठीक है, रिसर्च करता है उस पर,
अब कहता है देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। अब देखो इसमें क्या है, देखो चाइना ओनली प्रोवाइड्स समरी वेंटाइल 5 परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड बैंक फॉर एनालिसिस एंड सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन परहैप्स। हाँ, इसमें कहता है कि चाइना जो है वो पूरी तरीके से अपने इनकम के डेटा को वर्ल्ड बैंक को शेयर नहीं करता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने इनकम डेटा को वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर नहीं करती, जिससे कि थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको बनाने में। चलिए, पिप डेटा डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिया। पिप डेटा जो है डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंडिया और साउथ अफ्रीका बिकॉज ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। नो ऑफिशियल इनकम सर्वे एग्जिस्ट फॉर आइदर ऑफ दिस कंट्री। देखिए, भारत में और साउथ अफ्रीका में कह रहा है कि इनसे रिलेटेड इनकम का डाटा नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है ऑफिशियल इनकम सर्वे एग्जिस्ट नहीं करता है। भारत में किसी प्रकार का ऑफिशियल इनकम सर्वे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिप, मोस्ट अनइक्वल कंजम्पशन कंट्री इन द वर्ल्ड एटलीस्ट फॉर लास्ट 25 साल इज साउथ अफ्रीका विद अ गिनी ऑफ इतना मोस्ट इक्वल्स इंडिया विद अ गिनी ऑफ इतना। देखो, अब यहाँ बात हो रही कंजम्पशन की। इनकम के आधार पे तो हम डेटा निकाल नहीं सकते भारत का, क्योंकि इंडिया के पास खुद का कोई सर्वे नहीं है इनकम के लिए, तो डेटा क्या देगा वर्ल्ड बैंक को। तो इंडिया क्या करता है, कंजम्पशन बेस्ड सर्वे करा के वर्ल्ड बैंक को दिया, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है, अकॉर्डिंग टू, अभी हमने देखा ना, वर्ल्ड बैंक वाया गिनी इंडेक्स, इसको देखेंगे अभी हम, वाया गिनी इंडेक्स बताया कि भारत का जो है, देखिए एटलीस्ट लास्ट 25 सालों से जो है मोस्ट इक्वल है कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। इंडिया इज द मोस्ट इक्वल कंट्री। इसी पे कुछ डिबेट हुई, किसी ने इसको माना किसी को नहीं माना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे जो खराब किसकी स्थिति है, साउथ अफ्रीका। चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। Notwithstanding its own findings and the lack of any official data, देखो, World Bank felt compelled to gratuitously note in its April इतना session poverty and equity brief for India। ये देखो, poverty and equity brief for India कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। poverty and equity brief for India कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक। India's consumption based Gini index improved from इतना to इतना, ठीक है, 28.8 in 2011 to 25.5 in 2022, ठीक है। दो इनइक्वालिटी में भी अंडर एस्टिमेटेड। हाँ, अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को क्लियर करा है, वर्ल्ड बैंक ने क्लियर करा है कि हमने तो निकाला, ठीक है, गिनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि भाई इंडिया इज द मोस्ट इक्वल कंट्री विद रिगार्ड्स टू कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ देखो, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक फेल्ट कंपेल्ड टू नोट दैट, किसमें नोट किया इसने, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ फॉर इंडिया। रिपोर्ट आती है किसकी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इंडिया कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स इम्प्रूव तो किया है, दो इनइक्वालिटी में बी अंडर एस्टिमेटेड ड्यू टू डेटा लिमिटेशंस, ठीक है। यहाँ पे ये स्वीकारता है कि हम भाई डेटा हमको जो डेटा दिया गया है, हमने उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्रोसेस किया, बट डेटा रिलायबल है कि नहीं वो हमें नहीं पता, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे हैं। इसमें उसने ये कहा है, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक स्टेट्स इंडिया हैज़ द लोएस्ट कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। अगेन कहता है, इन द सेम ब्रेथ इट स्टेट्स its endorsement of WID synthetic results that India is the highest income inequality, such a paradoxical results therefore not been documented। देखो, इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ ये कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, गिनी इंडेक्स के थ्रू बताया कि इंडिया इज द मोस्ट इक्वल कंट्री विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट अभी अगेन कहता है कि इनकम इनइक्वालिटी के मामले में इंडिया टॉप पर है, मतलब मोस्ट अनइक्वल है ये इनकम के मामले में। इसी को कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो डेटा हमको जो दिया गया हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया उसको, बट इनकम का जो डेटा है वो तो इंडिया देती नहीं है, इंडिया सर्वे नहीं करती है। तो इस पर डिस्कशन वही कहा गया था कि ये एक तरह का पैराडॉक्स है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक टर्म है विड सिंथेटिक रिजल्ट्स, यहाँ देखिए, हाँ, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक खुद से कुछ एस्टिमेट करके इसने एक रिपोर्ट बनाई जिसके अकॉर्डिंग बोला गया इंडिया हैज़ द हाईएस्ट इनकम इनइक्वालिटी, जो कि सही नहीं है, हाँ, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि जिस कंट्री का
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सबसे खराब है, मोस्ट अनइक्वल है, उसका कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एकदम इक्वल हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हमें जो कंजम्पशन का डेटा दिया गया है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस किया है, ठीक है। डेटा के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, बस यही बात थी। तो हम इसमें बेसिकली देखना हमें ये है गिनी इंडेक्स को देखिए। गिनी इंडेक्स देखिए होता क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल टूल, जिससे हम क्या करते हैं, हाँ, इनकम, यहाँ है कंजम्पशन, इनकम की इनइक्वालिटी तो गिनी इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके तहत हम इनकम एंड कंजम्पशन की इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक छोटा सा जानना ये है कि 0 to 1 है ना, 0 to 1 इसका मतलब है कि 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी, ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना है। चलिए ये खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देखिए GLP-1 ड्रग्स है ना। तो हम इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं समझेंगे, जो बेसिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस के पर्सपेक्टिव से, उसको हम देखते हैं। चलिए तो हमने पहले अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें जैसे कि साइंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वो बेसिकली करंट पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कहता है कि एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक इट इज़ क्लियर, यस। GLP-1, एक सेकेंड, GLP-1 है ना, ये होता क्या है, ये इज बोथ एन इंक्रेटिन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। टर्म्स हमें ध्यान रखना है, ये एक हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अब देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। इन फिजियोलॉजी इट इज सिक्रीटेड फॉर द स्मॉल इंटेस्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हाइंड ब्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो कहते हैं कि हार्मोन भी है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिलीज करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है क्योंकि ब्रेन का सर्टेन पार्ट जो है लोअर बैक वाला पार्ट हाइंड ब्रेन, वो भी इसको रिलीज करता है। तो ये हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ओके। रिलीज कब होता है ये, आफ्टर वी ईट अ मील, जब खाना खा लेते हैं तो ये रिलीज होता है। हेल्प्स टू रेगुलेट आवर ब्लड शुगर बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन, डिक्रीजिंग ग्लूकागॉन। देखिए ग्लूकागॉन क्या है, यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ग्लूकागॉन जो है नेचुरली अकरिंग पेप्टाइड, यही है ग्लूकागॉन, naturally occurring peptide hormone, water soluble molecules ranging from few to 200 amino acid in length that regulates blood sugar and appetite। मतलब भूख लगना, ब्लड शुगर, इसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। हम यहाँ थे, आइए GLP-1 देखा हमने क्या होता है ये, हाँ, ये हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन, डिक्रीजिंग ग्लूकागॉन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये जैसे किडनी में को भी हेल्प करता है, ये लिवर को भी हेल्प करता है, कार्डियो, मतलब इसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है, ओके। अब इसमें जो टॉपिक है इसमें बताया गया है कि GLP ये जो हार्मोन है ना, इसको यूज़ करके बहुत चीज़ों को ठीक करने की दवा को बनाया गया है, किडनी के रिगार्डिंग, लिवर के रिगार्डिंग, ब्रेन के रिगार्डिंग। इसमें बताया गया कि अल्जाइमर्स जो बीमारी है उसके लिए भी इसको यूज़ करके मेडिसिन बना रहे हैं। तो देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जिनको हम देखेंगे अभी। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम ध्यान दीजिएगा इस पे। रीजन कहते हैं नेचुरल GLP इज शॉर्ट लिव्ड, नेचुरल GLP क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, चॉप्ड अप बाय मेटाबॉलिक एंजाइम्स DPP4। ये पूछ सकता है DPP4 क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो GLP-1 जो हमारा हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि इसको जो एंजाइम्स है वो ख़त्म कर देते हैं। तो चॉप्ड बाय एंजाइम्स एंड क्लियर्ड बाय किडनीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग फैटी एसिड्स। समझ में आ गया चीज़,
तो जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हम उसको देखेंगे, बाकी हमें मतलब नहीं है। चलिए कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ देखिए। यहाँ देखिए, एक टर्म हम सुनते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसको थोड़ा सा बताया गया, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेनी डिजीज। ओके, टिश्यू लेवल थिंग्स बिगिन टू चेंज। कहता है कि जब हमारे शरीर में कुछ बीमारी आती है ना, तो सबसे पहला क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो फर्स्ट सिम्टम है, फर्स्ट सिग्नल है जो शरीर देता है। कैसे? तो यहाँ पे करता है, हाँ, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू के स्तर पे थिंग्स बिगिन टू चेंज। ओके, ऑफन फर्स्ट साइन होता है दैट सेल्स आर सेंसिंग समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है। GLP-1 के देखिए, इसके बारे में कहा गया है एक्ट्स ऑन ब्रेन। हमने देखा ये हॉर्मोन्स भी है जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो GLP एक्ट्स ऑन ब्रेन टू हेल्प पीपल फील मोर सैटिस्फाइड, लेस हंग्री, change how they eat. It works on gut to reduce inflammation. It also has effects on heart, kidneys and other areas of brain. तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है, इसके बारे में हमने पढ़ा अभी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन हो सकता है आए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल भी यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये। इसमें देखिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे हम। पहले देखिए क्या कहते हैं, डीप फेक्स, है ना। डीप फेक्स नाम से लग रहा है कुछ गलत है यहाँ पे। यहाँ देखिए न्यूज़ में क्यों था ये, न्यूज़ में इसलिए था कि डेनमार्क हैज़ प्रपोज्ड एक्सटेंडिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शंस टू इंडिविजुअल्स फेशियल फीचर्स, अपीयरेंस एंड वॉइस। ठीक है, डेनमार्क ने क्या किया है, प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू डेनमार्क्स कॉपीराइट लॉ विल इफेक्टिवली मेक इट इलीगल टू शेयर डीप फेक कंटेंट। तो डीप फेक न्यूज़ में है, इसको देखते हैं। डीप फेक्स होते क्या हैं, फॉर्म ऑफ सिंथेटिक मीडिया, ठीक है, विच डिपिक्ट बिलीवेबल रियलिस्टिक वीडियोज, पिक्चर्स, ऑडियो of events that never happened. They show real people doing or saying things that they have never did or said. ठीक है, गलत है ये, मतलब पूरी तरह से फेक रहता है। बट जो नॉर्मल आदमी है वो समझ नहीं आएगा फेक है कि रियल है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ, मैनिपुलेशन ईजियर। ठीक है, अब कहता है कि एआई जो है उसको और आसान कर दिया है क्वालिटी को इंक्रीज करने में। मतलब लोगों को अब तो डिफरेंस समझ नहीं आता है कि भाई फेक वीडियो कौन सा है, रियल वीडियो कौन सा है। तो बेसिकली यही है। अब देखिए दूसरा एक था कि एक बी सरोजा देवी हैं, वो कन्नड़ फिल्म की सुपरस्टार रह चुकी है, इनकी डेथ हो गई है, तो नाम ध्यान रखिए बस। तो आज के लिए इतना ही, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। चलिए, थैंक यू।